हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी से अध्याय 8 लेंगे, जिसका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एवं संचार। इससे पहले हमने परिवहन एवं संचार के बारे में तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलापों में जाना था। आज हम और विस्तार में जाएंगे कि परिवहन एवं संचार क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिवहन एवं उसके प्रकार। बच्चों, जो परिवहन है वो व्यक्ति एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, किसी क्षेत्र में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं या व्यापार के लिए जाते हैं, उन सब के लिए हमें परिवहन के साधनों की जरूरत होती है। अब जो पहले प्राचीन काल में परिवहन क्या होता था, से वो केवल सड़क परिवहन स्थल मार्गों द्वारा ही होता है। उनमें से बैलगाड़ी प्रमुखता थी। धीरे धीरे क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति के बढ़ने के पश्चात परिवहन जो है स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, इन सभी के द्वारा होने लग गया। अब जैसे स्थल परिवहन में सड़क, मेट्रो, रेलवे इत्यादि हैं। जल परिवहन में सागरीय और महासागरीय है। वायु परिवहन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होता है। पाइपलाइन परिवहन में जो प्रमुख रूप से परिवहित किया जाता है, उसमें व्यक्ति तो नहीं किए जाते हैं, उसमें केवल व्यापार की दशा से किया जाता है। जैसे तेल किया जाता है और गैस परिवहन किया जाता है। अब बच्चों, इसमें मैं तुम लोगों को एक एक करके डिटेल में समझाऊंगी। उससे पहले आप लोगों को परिवहन जाल समझना बहुत जरूरी है। परिवहन जो जाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। अनेक स्थान या अनेक क्षेत्र जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़कर एक नए परिवहन प्रारूप का निर्माण किया जाता है, उसे हम परिवहन जाल कहते हैं। अब बच्चों, हम एक एक करके देखेंगे। स्थल परिवहन में जैसे सड़क है, मेट्रो है, रेलवे है, इसका विश्व में या भारत में किस प्रकार से विकास हुआ है। बच्चों, जो सड़क परिवहन है, इसमें अधिकांश वस्तु एवं सेवाओं का जो संचलन होता है वो सड़क परिवहन के द्वारा ही होता है। इसमें जो प्रमुखता है वो सड़कों के माध्यम से, महामार्ग के माध्यम से और सीमावर्ती सड़कों के माध्यम से व्यापार या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना होता है। अब आप सड़कें देखेंगी, जो छोटी दूरियों के जो एरिया है या क्षेत्र है, उनमें सड़क परिवहन सबसे लाभदायक सिद्ध होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम रेलवे के थ्रू भी करें तो उसमें क्या होता है, आर्थिक दृष्टि से हमें ज़्यादा लागत आती है और सड़क परिवहन कम पूंजी में या कम पैसों में हो जाता है। उसके बाद महामार्ग, इनको हम नेशनल हाईवे भी कहते हैं। जो अब नेशनल हाईवे जो है महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के लिए बनाई गई है। जैसे हमारा जो नेशनल हाईवे 7 है, राष्ट्रीय महामार्ग की संख्या 7, वो हमारे देश की सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। ये वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ती है। उसके बाद है सीमावर्ती सड़कें। अब इसमें क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे जो सड़कें बनाई जाती हैं, उनको सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। और इसमें गांव भी आते हैं, नगर भी आते हैं और सैन्य वाले जो क्षेत्र हैं, सैन्य एरिया वाले क्षेत्र भी इनमें शामिल हैं। अब बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। 3 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर ये आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत की सबसे बड़ी और विश्व की 5वीं राजमार्ग परियोजना है। भारत में इसका निर्माण, जो हमारे भारत के 4 बड़े महानगर हैं, उनमें है दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई। इन बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का विकास किया गया था। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी परियोजना है। अब उसके बाद आपका ये भी जो जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड, ये भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में यह NH2 महाराष्ट्रीय महामार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली से कोलकाता तक है। इसके बाद हम देखते हैं भारत में मेट्रो का विकास। बच्चों, जो मेट्रो है, हमारे भारत में जो है मेट्रो का उतना अधिक विकास नहीं हुआ है। ये सिर्फ हमें बड़े बड़े महानगरों में देखने को ही मिलती है, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई, कोलकाता। इन क्षेत्रों में क्या है, मेट्रो की सुविधा देखने को मिलती है। अब भारत में जो सबसे पहले मेट्रो चली थी, वो चली थी कोलकाता में। बच्चों, याद रखना, ये भारत में सबसे पहली मेट्रो जो है कोलकाता में चली थी। अब इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है रेल मार्ग। अब रेल मार्ग क्या है बच्चों, लंबी दूरी की यात्राओं के लिए या व्यापार के लिए, आयात निर्यात के लिए, कुछ भी जो है उसके लिए जो रेल मार्ग बहुत ही उपयोगी होते हैं। अब प्रत्येक देश में जो रेल मार्गों की जो चौड़ाई है वो गज जो है अलग अलग होती है। कहीं बहुत बड़े बड़े ट्रैक होते हैं रेलवे के, कहीं क्या होता है जगह के अकॉर्डिंग और क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जो रेल मार्ग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से सुन लेना। यूरोप जो है बच्चों,
विश्व का सघनतम रेल तंत्र जहाँ पाया जाता है वो है यूरोप। यूरोप में विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। और जो विश्व का, यह इम्पोर्टेंट है, विश्व में 1825 में स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक विश्व की प्रथम रेल चली थी। अब हमारे भारत में जो सर्वप्रथम रेल चली थी वो चली थी 1853 में। यही बच्चों एक नंबर में पूछा जाता है, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी, तो है 1853। बॉम्बे से ठाणे तक चली थी और वो भी सिर्फ 35 किलोमीटर ही चली थी। उसके बाद भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है पूछा जाता है, तो वो है दूसरा स्थान, ये भी याद रखना। अब जो हमारे प्रमुख रेल मार्ग हैं पूरे विश्व में, वो प्रमुख रूप से जो हैं, जो हमारी सिलेबस में भी है, वो हैं पार महाद्वीप रेल मार्ग, संघ और प्रशांत रेल मार्ग, पार कैनेडियन मार्ग और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब जो पार महाद्वीप रेल मार्ग है ये पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए दोनों छोर को जोड़ती है। इसका निर्माण में प्रमुख रूप से आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से किया गया। संघ और प्रशांत रेल मार्ग ये अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को प्रशांत तट पर स्थित फ्रांसिस्को से मिलाती है। अब इसके बीच में काफ़ी सारे स्टेशन आते हैं, उनको जोड़ते हुए लास्ट में फ्रांसिस्को तक जाती है। उसके बाद है पार कैनेडियन रेल मार्ग, जिस नाम से समझ में आ रहा होगा, कैनेडियन, कनाडा का है ये। कनाडा की ये 7050 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है। इसका निर्माण 1886 में हुआ है। यह लाइन जो है कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है। यहाँ के जो आर्थिक विकास हुआ है इस रेल मार्ग द्वारा काफ़ी हुआ है। उसके बाद बच्चों जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग या पार साइबेरियन रेल मार्ग भी कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को इसको ज़रा डिटेल में समझाऊंगी अच्छे से कि पार साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ और इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता क्या है। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है और पार साइबेरियन रेल मार्ग, ये दोनों ही रेल मार्ग अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है, बस इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये रेल मार्ग जो है रूस का है। अब इसे ध्यान से देना है, इसके एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है 1891 में प्रारंभ होकर 1916 में तैयार हुआ। यह पश्चिमी तट पर स्थित, इसका मेन जो है कि एक नंबर में भी पूछा जाता है कि पार साइबेरियन रेल मार्ग जो है कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो पश्चिमी तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को ये पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाती है। तो हम इसको कह सकते हैं ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। उसके बाद है जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, इसकी जो लंबाई है 9322 किलोमीटर है। और ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये यूराल पर्वत और यूराल नदियों से होकर गुजरता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से सबसे ज़्यादा विकास जो है साइबेरिया को हुआ और यह रेल मार्ग व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस रेल मार्ग के बन जाने से क्या हुआ, व्यापार भी अधिक मात्रा में हुआ। व्यापार अधिक मात्रा में हुआ तो उससे क्या आर्थिक लाभ भी अधिक हुआ। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को 1945 में जब लगने लगा कि इसका जो व्यापार है आर्थिक दृष्टि से क्या अधिक उपयोगी है, इसे 1945 में डबल ट्रैक कर दिया गया, डबल बना दिया गया। और इस रेल मार्ग में जो ट्रांस साइबेरियन मार्ग में बैठने के बाद हम लोगों को क्या खूबसूरत हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये पर्यटकों की दृष्टि से भी अधिक लाभदायक है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ने स्टेपी घास के मैदान, ये क्या है, घास के मैदान है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ने स्टेपी घास के मैदानों के आर्थिक विकास में भी बहुत सहायता की। तो ये हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसके बाद है हमारा जल परिवहन। बच्चों जल परिवहन का जो महत्वपूर्ण लाभों में से एक लाभ यह है कि जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। जैसे सड़क परिवहन और रेल परिवहन में हमें क्या करना पड़ता है, मार्गों का निर्माण करना पड़ता है, तो इसमें हमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। इसमें सभी महासागर क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के या विभिन्न आकार के क्या होते हैं, जहाज चल सकते हैं। और जल परिवहन जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। अब जो जल परिवहन में उसमें हमारे समुद्री मार्ग हैं और आंतरिक महामार्ग हैं और नहरें हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं वो है हमारे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, भूमध्य सागरीय हिंदी महासागरीय समुद्री मार्ग, उत्तमाशा अंतरीप समुद्री मार्ग,
उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, ये हमारे सभी जो है महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं। इसके बाद हमारा है आंतरिक जलमार्ग। जो आंतरिक जलमार्ग हैं इसमें प्रमुखतः राइन जलमार्ग, डैन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग, बृहद झीलें, सेंट लॉरेंस व समुद्री मार्ग से होते हुए जाती हैं। अब जो राइन जलमार्ग है ये जर्मनी व नीदरलैंड से होकर संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रभावित होती है, अतः यह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद डैन्यूब जलमार्ग, डैन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से होती हुई अनेक देशों को जाती है। इसमें आप लोगों को अच्छे पर्यटक स्थल देखने को मिलेंगे। वोल्गा जलमार्ग जो है रूस का जलमार्ग है, यह नौकायन की सुविधा प्रदान करती है। मिसिसिपी जलमार्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। बृहद झीलें, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, इसमें क्या उत्तरी अमेरिका के बृहद झील जो सुपीरियर झील है, ह्यूज झील है, ओरांटियो झील है तथा ब्लैंड नहर, ये सब इनको क्या करते हैं आपस में जोड़ती है। अब इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नहरें। तो बच्चों जो नहरें हैं इसमें हमारे प्रमुख दो नहर हैं, स्वेज नहर और पनामा नहर। बच्चों स्वेज नहर और पनामा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल या तो स्वेज नहर आता है या तो पनामा नहर आता है, लेकिन आता जरूर है दोनों में से। मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में दोनों ही नहरों के बारे में समझाऊंगी, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर को विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। इसका निर्माण 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स की देखरेख में हुआ। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये पॉइंट वाइज समझा रही हूँ, आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर की लंबाई जो है 160 किलोमीटर लंबी व गहराई है 11 से 15 मीटर। इसमें प्रतिदिन स्वेज नहर में प्रतिदिन जो है 100 जलयान आवागमन करते हैं। इसमें 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है। पहले इस नहर को पार करने में पूरे 36 घंटे लगते थे, लेकिन अब केवल इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। पहले इस नहर में केवल दिन में ही जहाज क्या करते थे, आवागमन करते थे, लेकिन अब क्या है 1887 के बाद 1887 के बाद क्या रात में भी जहाजें चलने लग गए। वर्तमान में ये जो नहर है स्वेज नहर, ये मिस्र के नियंत्रण में, इस पर मिस्र का अधिकार है। इस नहर में की जो रफ्तार है, स्वेज नहर में जो जलयानों की चलने की रफ्तार है वो 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें नहर वो जहाज चलते हैं। अगर इससे अधिक में रफ्तार से हम इसमें चलेंगे तो उसमें क्या रहता है, जो नहरों के जो किनारे की जो दीवारें होती हैं वो टूटने का वही बना रहता है। इसलिए इसकी जो स्पीड होती है ज़्यादातर 12 से 15 किलोमीटर तक ही रहती है। बच्चों मैंने मैप के थ्रू भी समझा रखा है, ये अफ्रीका है, ये जो ब्लू कलर का आप लोगों को दिख रहा है ये स्वेज नहर है। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है इसी में वो है पनामा नहर। जो पनामा नहर जो है, इस नहर का निर्माण 14 अगस्त को पूरा हो गया था। 15 अगस्त को इसे जलपोतों के आवागमन हेतु खोल दिया गया था। मतलब इसमें 15 अगस्त से क्या हो गया, व्यापार होना प्रारंभ हो गया था। पनामा नहर जो है पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये याद रखना, प्रशांत महासागर जो से जोड़ती है। और पनामा नहर जो 72 किलोमीटर लंबी है, 90 मीटर उसकी चौड़ाई है और 12 मीटर उसकी गहराई है, किसकी, पनामा नहर की। अब पनामा नहर जो है जब जाती है रास्ते में, मतलब मार्ग में, यह नहर एक मीठे पानी की गाटून झील, पनामा नहर जो गाटून झील से होकर आगे को प्रवाहित होती है। इस नहर को पार करने में 8 घंटे का समय लगता है। पूरे पनामा नहर को पार करने में 8 घंटे का समय लगता है। पनामा नहर जो है वर्तमान में पनामा देश के नियंत्रण में है। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है पनामा नहर के बन जाने से। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी क्या, पनामा नहर का आर्थिक महत्व जो है वो स्वेज नहर की अपेक्षा कम है। मतलब स्वेज नहर में आर्थिक लाभ ज़्यादा होते हैं, वहीं पनामा नहर में स्वेज की अपेक्षा आर्थिक लाभ कम होता है। लेकिन क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नहर है। अब बच्चों ये मैं तुम्हें डायग्राम इसलिए समझा रही हूँ मैं, क्योंकि मैप में भी पूछा जाता है कि पनामा नहर को दर्शाइए। तो ये साउथ अमेरिका है
और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर का मैंने ये बनाकर, ये पनामा नहर है। अब बच्चों इसके बाद हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट इसमें वो वायु मार्ग है। तो वायु परिवहन का तीव्रतम साधन होने के साथ साथ अत्यंत महंगा भी है। अर्थात हम किसी क्षेत्र में अन्य देशों में जाना चाहते हैं, इसमें हमें क्या कि जो किराया होता है अन्य जो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, उसकी अपेक्षा क्या होता है, काफ़ी महंगा होता है। परंतु वायु परिवहन ने क्या कर दिया, संपर्क में क्रांति ला दी है। ये सूचनाओं को या सामानों को, आयात निर्यात व्यापार का जो सामान है, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुंचा देता है। जैसे कभी आपदाग्रसित क्षेत्र होते हैं, हिम क्षेत्र होते हैं, जहां लगभग सभी यातायात मार्ग क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उन स्थानों पर भी वायु परिवहन अत्यंत सुविधाजनक कार्य करते हैं। अब जो प्रमुख अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग है, उसमें जो है उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिमी पट्टी है। जो पूर्वी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप व दक्षिण पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का इन क्षेत्रों में क्या होता है, सघनतम जाल पाया जाता है। बच्चों ये याद रखना जो इम्पोर्टेंट है, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन। विश्व में 60% अकेला जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ वायु मार्ग पाए जाते हैं। मतलब वायु मार्ग जो परिवहन के साधन है वो सिर्फ अकेला 60% जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब इसके बाद जो अगला परिवहन है वो हमारा पाइपलाइन परिवहन। बच्चों 1 नंबर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। 1 नंबर में आता है कि बिग इंच क्या है, तो अब इसमें बताऊंगी, आप ध्यान से सुनना। जो पाइपलाइन परिवहन है, इनके थ्रू जो है ज़्यादातर जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जो तरल व गैसीय अवस्था में उनको परिवहित किया जाता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक। जैसे न्यूजीलैंड के जो फार्मों से की जो फैक्ट्री वहाँ गाय है, उनका दूध, उनमें उनको भी क्या किया जाता है, पाइपलाइन के थ्रू परिवहित किया जाता है। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घरेलू गैस हैं, विश्व के अनेकतम भागों में घरेलू गैस जो है पाइपों के माध्यम से उनकी आपूर्ति की जाती है। हमारे भारत में भी जो बड़े बड़े महानगर हैं, उनमें जो रसोई गैस है, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में तो आप देखेंगे एलपीजी के सिलेंडर आते हैं, लेकिन जो बड़े महानगर हैं वहाँ क्या है, गैसों की पाइपलाइन है। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट है बिग इंच पाइपलाइन। बिग इंच पाइपलाइन जो है मैक्सिको की खाड़ी में स्थित जो तेल का कुआं है, उनको वहाँ से उत्तर पूर्वी राज्यों के क्षेत्र तक ले जाती है। बिग इंच इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको लिख लेना आप लोग। अब इसमें अब आने वाला एक प्रस्तावित है, उसमें क्या है कि ईरान और भारत से पाकिस्तान होते वाया पाकिस्तान होते हुए अंतर्राष्ट्रीय तेल व प्राकृतिक गैस विश्व में सर्वाधिक सबसे लंबा पाइपलाइन परिवहन बनने वाला है। ये अभी प्रस्तावित हुआ है बच्चों, अभी बना नहीं है। अब इसमें हमारा जो अगला टॉपिक है, जो अंतिम टॉपिक है, वो है संचार। जो संचार, कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, संदेशों तथा विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में पहुंचा दिया जाता है। प्रारंभिक काल में क्या होता था कि मतलब जैसे चिड़िया, कबूतर के माध्यम से, डाकिया के माध्यम से, सिपाहियों के माध्यम से संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए काफ़ी दिन लग जाते थे, महीनों या हफ्ते लग जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में उपग्रह संचार और साइबर स्पेस इंटरनेट के द्वारा हम सभी संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत कम समय में पहुंचा देते हैं। जैसे उपग्रह संचार में हमारे दूरदर्शन हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो आदि के माध्यम से क्या है, संदेशों को हम बहुत दूर दूर तक पहुंचा दिए जाते हैं। जैसे और पृथ्वी की कक्षा में भी जो कृत्रिम उपग्रह लगाए गए, उनमें आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1979 को प्रक्षेपण किया गया था, भास्कर 1 1979, रोहिणी 1980, इन सभी को पृथ्वी की कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया। इस क्षेत्र में भी भारत ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसके बाद साइबर स्पेस नेटवर्क हैं। साइबर स्पेस नेटवर्क में क्या होता है बच्चों, ये लगभग पूर्णतः कंप्यूटरीकृत द्वारा चलती है। इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि वर्तमान समय में इंटरनेट ही सभी चीज़ों की क्या जननी माना जाता है। नेट के थ्रू हम क्या करते हैं, अब हम अभी कोरोना वायरस के चलते हम सभी अपने घर बैठे या स्कूल में कहीं से भी क्या घर में वीडियो बना रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं। ये सभी किसके द्वारा, साइबर स्पेस इंटरनेट के द्वारा ही हो रही हैं। इनसे क्या होता है, आप घर बैठे बैठे दूर दराज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों जो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो ये इम्पोर्टेंट कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। बच्चों याद रखना, 1995 में भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत हुई। अब बच्चों आज का ये आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।